दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास में मैं आपको इट और देयर बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं। इसलिए आप अगले आधे घंटे तक वीडियो को लगातार देखते जाएं और अगले आधे घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा कि इट और देयर एकदम आपको पूरा समझ में आ गया है। इसलिए वीडियो को बिना आगे बढ़ाए आप इसको लगातार देखते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। इट और देयर। वैसे इट और देयर की अगर मीनिंग की बात की जाए तो इट मीन्स होता है यह, और देयर की का माने अगर बात करेंगे तो देयर मीन्स होता है वह। तो लेकिन इनका सिंपल में अगर हम प्रयोग करेंगे, यानी अगर हम यूजर के रूप में इनका प्रयोग करेंगे तो यूजर के रूप में जैसा कि संकेत के रूप में मैंने लिख रखा है, आप इनको देख सकते हो और समझ सकते हैं कि हम इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। जैसे संकेत में देखिए इट लिखा हुआ है, तो इट का प्रयोग कहाँ करें कि जहाँ पर हमको दिन की जानकारी दी जाए, जहाँ पर हमको मौसम की जानकारी दी जाए, जहाँ पर समय की जानकारी या महीने की जानकारी या वर्ष की जानकारी दी जाए, तो हमको वहाँ पर अनुवाद को शुरू किससे करना होगा? इट से शुरू करना होगा। अच्छा, जैसे दिन की जानकारी में क्या आपसे कहा जाए कि आज बुधवार है, आपसे कहा जाए कि आज मंगलवार है, या कल मंगलवार था, या परसों मंगलवार होगा, इस तरह से कहा जाए। मौसम की जानकारी में कहा जाए कि आज मौसम अच्छा है, या आज मौसम खराब है, या कल मौसम खराब था, या कल मौसम खराब होगा, तब हमको अनुवाद की शुरुआत इट से करना होगा। वैसे ही समय की जानकारी दी जाए, और समय की जानकारी में आपसे क्या कहा जाएगा? जैसे आपसे कहा जाएगा कि समय अच्छा है, या 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है, तो हमको वहां पर अनुवाद को शुरुआत करना होगा इट के साथ में। महीने की जानकारी दी जाए, महीने की जानकारी में जैसे कहा जाए आपसे कि यह जनवरी का महीना है, यह फरवरी का महीना है, यह मार्च का महीना है, तब अनुवाद की शुरुआत हमको इट से करना होगा। वर्ष की जानकारी दी जाए, अब वर्ष की जानकारी में आपको यह बताना है, आपसे कहा जाए कि जैसे कि यह वर्ष 2021 है, या वर्ष 2022 है, या सन 2021 है, अगर इस तरह से कहा जाएगा तो हमको अनुवाद की शुरुआत इट से करना होगा। अब इट शब्द का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है, यानी इट शब्द का अगर पूछा जाए तो यहाँ पर अर्थ क्या है, तो इट शब्द का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। और एच बी यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब में इज, वाज और विल बी का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इज के बाद आर और एम नहीं लिखा है, या आप वाज के बाद वर नहीं लिखा है, विल बी के बाद शैल भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर केवल इज, वाज और विल बी, इन 3 सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। एम और आर, वर और शैल बी, इन जो सहायक क्रिया छोटी उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। वैसे देयर, क्योंकि मैं आज देयर का भी टॉपिक उठाने वाला हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस होगा आपके साथ में। तो वैसे ही देयर देखिए लिखा, कहीं किसी के रहने की बात आए तो अनुवाद का प्रारंभ देयर से करते हैं। अब रहने की बात जैसे आ गई, तो रहने का मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि एक घर में 5 आदमी रहते हैं, या एक पेड़ पर 2 पक्षी रहते हैं, या लखनऊ में एक चिड़ियाघर है, तब हम अनुवाद की शुरुआत को किससे करेंगे? देयर से करेंगे। और नीचे लिखा है यहाँ इट तथा देयर निरर्थक शब्द होते हैं, यानी जब हम यूजर में इट और देयर पढ़ेंगे तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। नीचे अगला पॉइंट लिखा है कि कभी कभी देयर का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि देयर का प्रयोग जो होता है वो वाक्य के बीच में होता है। कहाँ? जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ आपसे, मैं कह दूँ कि एक बार की बात है एक किसान था, तो एक बार की बात है एक किसान था, तो यहां पर पहले एक बार की बात है यानी वंस अपॉन अ टाइम, और उसके बाद एक किसान था, तो क्या अनुपात बनाएंगे? देयर वाज ए फार्मर। तो ये संकेत आप समझ ले अच्छे से, क्योंकि संकेत को एक बार समझ में आपके अगर आ गया तो आप अनुवादों को बहुत अच्छे ढंग से आराम से बना सकते हो और समझ सकते हैं। चलिए अब अनुवादों की श्रृंखला को शुरू करते हुए, और मैं एक एक टॉपिक को उठाते हुए और एक एक टॉपिक को समझाते और डिस्कस करते हुए आपको चलूंगा। सबसे पहले देखिए मैंने लिख रखा है दिन की जानकारी।
अब दिन की जानकारी को हम दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आज शनिवार है, आज शनिवार है, या शनिवार का दिन था, मौसम खराब था, जैसे टॉपिक में आपको आ जाता है, तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? आज शनिवार है, तो आज शनिवार है, अगर इसका हमको अनुवाद बनाना हो तब हम शुरुआत किससे करेंगे? तो अनुवाद को हम शुरू करेंगे इट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय की, दिन की जानकारी दी गई है, तो इट से शुरू करेंगे। अब सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया के लिए है लिखा हुआ है, और हमको बताया गया कि सहायक क्रिया के रूप में इज, वाज और विल लगाना। इज कहाँ लगाना? जब है आएगा। वाज कहाँ लगाना? जब था आएगा। और विल भी कहाँ लगाना? जब होगा आएगा। तो इट, और उसके बाद है के लिए क्या लिखेंगे? इज, इट इज। और उसके बाद शनिवार की तो आप सभी को पता है क्या होती है? SATURDAY, इट इज सैटरडे। और यहाँ पर क्या लिखा? आज की क्या हो जाएगी? टूडे, TODAY। अब ये टुडे आपका सही लिखा है, इसका टुडे का मीन्स होता है आज। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जब आपसे कहा जाएगा टुडे लिखो तो बच्चे टुडे ऐसे लिख देते हैं, TO अलग लिखते हैं और DAY अलग लिख देते हैं, तो ये गलत हो गया, ये टुडे गलत है। और उसका इसका एक अलग अर्थ है। और उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं TWO2 और DAY ऐसे लिख देते हैं, तो इसका एक अलग अर्थ है, इस टुडे का एक अलग अर्थ है। और ये टुडे जो ये आपका लिखा, इसका मतलब क्या होता है? आज होता है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? इट इज सैटरडे टुडे, आज शनिवार है। अब कहा जाए कि आज शनिवार नहीं है, तो आप क्योंकि समझ चुके हैं तो हमको सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देना होगा? आज शनिवार नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे? इट, और उसके बाद इज, और नहीं के लिए बाद में क्या लगा देंगे? नॉट, इट इज नॉट। उसके बाद सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, और TODAY, इट इज नॉट सैटरडे टुडे। और इसी का अगला बन जाएगा, अगर कहा जाए कि क्या आज शनिवार है, तो इस सहायक क्रिया को उठा के हम सबसे पहले कर लेंगे। तो क्या के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इज, और उसके बाद आ जाएगा आपका इट। अब इट यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य तो नहीं कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए हमको इट को सब्जेक्ट जगह पर लेकर के आना है। इज इट, और उसके बाद सैटरडे टुडे, SATURDAY और TODAY टुडे, यानी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इज इट सैटरडे टुडे। वैसे अगर आप इट का प्रयोग सीख रहे हैं तो इन शब्दों का, इन वाक्यों का प्रयोग ज़्यादा हमको इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में ज़्यादा नहीं होता है, यानी ज़्यादा हमको आगे नहीं खींचा जाता है। ये शुरुआत लगभग आपकी पॉजिटिव या निगेटिव तक होती है, इंट्रोगेटिव बहुत ज़्यादा, तो हमको ज़्यादा वे में इसको नहीं खींचना है। तो आप इसके 3-4 प्रकार के वाक्य सीख लीजिए। वैसे आपको मैंने पहले बता रखा कि वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, तो हमको यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो आप 3 प्रकार के 4 प्रकार के आप अनुवादों को यहाँ पर सीख लीजिए। अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा तो इज इट नॉट लगा देंगे, इज इट नॉट सैटरडे टुडे, यानी आज शनिवार नहीं, क्यों नहीं, क्या शनिवार नहीं है, यह अनुवाद बनेगा। तो अब इसी का अगर दूसरा विकल्प उठा ले कि आज शनिवार है या कल शनिवार था, तो क्या इसका हो जाएगा? कल शनिवार था। अब जब कल शनिवार था तो आपको यहां पर देखिए कल लिखा हुआ है, तो कल शनिवार था की बात हो रही है, यानी था जो था बीत गया, जो समय बीत गया उस कल की बात हो रही है। तो बीते हुए कल को हम क्या लिखते हैं? एस्टरडे लिखते हैं। तो हम अनुवाद की शुरुआत किससे करेंगे? इट, और उसके बाद था के लिए क्या लिखेंगे? वाज, इट वाज, और उसके बाद सैटरडे क्या लिख सकते हैं हम? SATURDAY, इट वाज सैटरडे। और कल के लिए क्या लिखेंगे? YES
TERDAY। इट वाज सैटरडे यस्टरडे। अब इसी का अगर ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, इसी का निगेटिव अगर बनाना हो तब क्या करेंगे? अब निगेटिव बनाना हो तो इस सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देना? हमको नॉट का प्रयोग कर देना है। तो क्या हो जाएगा? इट और उसके बाद वाज और नहीं के लिए क्या? नॉट सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। इट वाज नॉट सैटरडे और उसके बाद YESTERDAY यस्टरडे। इट वाज नॉट सैटरडे यस्टरडे। यानी पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव भी इसका देख लीजिए। तो अगर इंट्रागेटिव बनाना होगा तो इस सहायक क्रिया को हम सबसे पहले आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज और इट हमारा आ जाएगा इसके बाद में। इट वाज इट सैटरडे यस्टरडे। तो यह आपका दिन की जानकारी में आज शनिवार है और कल शनिवार था या कल शनिवार होगा। इसका एक दूसरा भी पॉइंट होता है, क्योंकि दिन को हम 3 प्रकार से जानते हैं, आज, कल और एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। तो कल शनिवार होगा, कल शनिवार होगा। अब कल शनिवार होगा, अगर इसका अनुवाद हमको बनाना हो तो क्योंकि देखिए यहाँ पर होगा शब्द आ गया है, तो होगा के लिए हमको क्या लगाना है? विल बी लगा देना है। तो कल सबसे पहले शुरुआत किससे अनुवादित करेंगे? इट और उसके बाद विल बी, इट विल बी और उसके बाद सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। और अब होगा तो क्या हो जाएगा? टुमारो, यानी जो बीता हुआ कल तो यस्टरडे और जो आने वाला है तो क्या हो जाएगा? टुमारो। TOMORROW, यानी क्या हो जाएगा? इट विल सैटरडे टुमारो। TOMORROW, TOMORROW यानी टुमारो। इट विल बी सैटरडे टुमारो, कल शनिवार होगा। और कल शनिवार नहीं होगा अगर करना हो आपको तो क्या करेंगे इसको हम? या आपका पॉजिटिव सेंटेंस या आपका निगेटिव सेंटेंस होने जा रहा है इट। अब यहाँ पर देखिए सहायक क्रियाएं 2 हैं और आपको कई बार हम लोगों ने बता रखा है, आप जानते भी हैं कि जब सहायक क्रियाएं 2 हो उसके बीच में हमको नॉट शब्द का प्रयोग करना हो तो नॉट शब्द का प्रयोग उन दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में कर देते हैं। तो ऐसे क्या लिखेंगे? इट और उसके बाद विल और उसके बाद नहीं के लिए नॉट। इट विल नॉट बी और उसके बाद यही उतार देंगे हम SATURDAY सैटरडे और TOMORROW। इट विल नॉट बी सैटरडे टुमारो, यानी कल शनिवार नहीं होगा। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव हम समझें कि क्या कल शनिवार होगा, तो क्या कल शनिवार जब होगा तो हम सबसे पहले इस विल को आगे कर लेंगे, विल और उसके बाद इट को इसके बाद लगा देंगे, विल इट और उसके बाद बी। इस तरह से लिखेंगे कि क्या कल शनिवार जब होगा तो विल इट बी और उसके बाद सैटरडे, SATURDAY सैटरडे, TOMORROW क्वेश्चन मार्क। विल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल इट बी सैटरडे टुमारो। तो दिन की जानकारी में इसी तरह से आप अन्य दिनों को भी बना सकते हैं। अब अन्य दिनों में आप कोई भी दिन आप ले सकते हैं और ले करके उन दिनों की अंग्रेजी को बना सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टाइम का दिन हो, आज का दिन हो, चाहे वो कल बीता वाला दिन हो और चाहे वो कल आने वाला दिन हो। तीनों प्रकार के अनुवादों को मैंने आपको बता दिया है और आप इनको बैठ करके अभ्यास करेंगे तो सरल सी चीज़ें हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। चलिए दूसरा पॉइंट उठाते हैं और दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, मौसम। मौसम की जानकारी दी जाए। जैसे आपसे कहा जाए आज मौसम खराब है, आज मौसम खराब है या आज मौसम अच्छा है, ये लोग क्या कहते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा। चलिए मैं मौसम
की जानकारी में, आज मौसम बहुत अच्छा है। आज मौसम बहुत अच्छा है, या कल मौसम बहुत अच्छा था, या कल मौसम बहुत अच्छा होगा। तीनों तरह से आप समझ लीजिए, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो अब क्योंकि मौसम की जानकारी है तो अनुवाद की शुरुआत किससे करना हमको? इट से। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है तो इट इज बहुत अच्छा, तो वेरी गुड क्या लिखेंगे? वेरी गुड। या इसको आप प्लीजेस्ट भी लिख सकते हो। वैसे प्लीजेस्ट मीन सुहावना होता है, और जब बहुत अच्छे की बात आएगी तो वेरी गुड ही लिख सकते हैं हम। प्लीजेस्ट मीन से सुहावना हो सकता है, तो बहुत अच्छे में हम सुहावना भी कह सकते हैं। तो इट इज वेरी गुड, और उसके बाद वेदर, WEATHER, इट इज वेरी गुड वेदर। और उसके बाद आज है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? टूडे, TODAY। इट इज वेरी गुड वेदर टूडे। आज मौसम बहुत अच्छा है। आज मौसम बहुत अच्छा नहीं है। अगर ऐसे करना हो तो इसमें केवल आपको इज के बाद क्या लगाना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। इट इज नॉट वेरी गुड वेदर टुडे, यानी आज मौसम बहुत अच्छा नहीं है। क्या आज मौसम बहुत अच्छा है? क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, निगेटिव या आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आपका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट इज नॉट, और उसके बाद वेरी गुड वेदर, WEATHER, वेदर, इट इज नॉट वेरी गुड वेदर टुडे। उसके बाद इंट्रोगेटिव। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, कल मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, मैं कोई बच्चे को देख रहा था कि वो मेरे सामने मेरा वीडियो देख रहा था। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो आप मेरे साथ बोल सकते हो, यानी मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि आप मेरी बात के साथ साथ बोल सकते हो। जैसे कि मैं बात कोई बता रहा हूँ कि क्या आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या आज मौसम बहुत अच्छा है, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो वही बोलता है। क्या बोलता है वो? क्या कहता है? इज इट वेरी गुड वेदर, WEATHER, वेदर, TODAY, क्वेश्चन मार्क। इज, सॉरी यहाँ पर इज होगा, इज इट वेरी गुड वेदर टुडे। तो यह आपका क्या हो गया? क्वेश्चन वाला, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज मौसम अच्छा है, एक बात। कल मौसम अच्छा था, कल मौसम अच्छा था, तो यहीं से आप बात को समझ सकते हैं कि कल मौसम अच्छा था। क्या करेंगे? कल मौसम अच्छा था, कल मौसम अच्छा था, तो शुरुआत किससे होगी? इट से। इट, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? वाज। इट वाज, कल मौसम वैसे बहुत अच्छा था होना चाहिए तो अच्छा ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल मौसम अच्छा था, इट वाज, और उसके बाद गुड वेदर, WEATHER, इट वाज गुड वेदर। और कल अच्छा था तो क्या लिखेंगे? एस्टरडे, YESTER होता है, YESTERDAY, गलती क्यों हो रही है भाई? YESTERDAY, इट वॉज गुड वेदर yesterday, इट वॉज गुड वेदर yesterday, इट वॉज गुड वेदर yesterday, यानी कल मौसम अच्छा था, कल मौसम अच्छा नहीं था। इट वॉज नॉट गुड वेदर yesterday। आपके लिए कार्य, क्या कल मौसम अच्छा था? तो वाज को पहले, वाज
इट गुड वेदर यस्टरडे। आपको ये बात आराम से समझ में आ रही होगी। चलिए, कल मौसम अच्छा होगा। अगर आपको इसको नोट करना, वैसे मैं गलती हो गई हमसे, हमें आपको टाइम दिया जाता है स्क्रीन शॉट लेने के लिए। अगर आप स्क्रीन शॉट नहीं ले पाए हैं तो आप वीडियो को कुछ क्षण के लिए रोक दीजिए और रोक करके आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। आप बैक करके आप देख सकते हैं। कल मौसम अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कल मौसम बहुत अच्छा होगा। कल मौसम बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो कल सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? इट। अब क्योंकि होगा है तो क्या लिखेंगे? विल बी। इट विल बी। अब ये है, आप साथ में बोल सकते हैं हमारे, इस तरह से आप साथ में बोल सकते हैं कि पूरा आपके सामने बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका तैयार है, केवल आपको बोलना है। तो आप बोलेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। ये चीज़ आपको करनी है। इट विल बी, कल मौसम बहुत अच्छा होगा। इट विल बी गुड, गुड वेदर, WEATHER वेदर। इट विल बी गुड वेदर। उसके बाद कल के लिए क्या लिखेंगे हम? टुमारो, TOMORROW। कल मौसम बहुत अच्छा होगा हो गया। कल मौसम बहुत अच्छा नहीं होगा। कल मौसम बहुत अच्छा नहीं होगा, तो इट। अब आपको बोलना है, यहां पर क्या बोलना है? इट, और उसके बाद विल। अब विल के बाद क्या लगाना है? यहां पर क्या लगाओगे? नॉट, उसके बाद बी। आपने बोला होगा तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आप अगर बोलोगे तो विश्वास आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इट विल नॉट बी, और उसके बाद गुड, WEATHER वेदर, और उसके बाद टुमारो। इट विल नॉट बी गुड वेदर टुमारो, यानी कल मौसम बहुत अच्छा नहीं होगा। क्या कल मौसम बहुत अच्छा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कल मौसम बहुत अच्छा होगा? विल को हम लेके आएंगे आगे, क्या हो जाएगा? विल। अब आपको बोलना है, क्या लिखेंगे? इट विल, इट, और उसके बाद बी। ये चीज समझना आपको, क्योंकि सहायक दो लगानी है ना। विल भी लगाना है, तो विल तो हमने तोड़ लिया, विल को आगे ले आए हैं, इट रख लिया। अब इट के बाद क्या आएगा? बी आएगा। विल, इट, बी, और उसके बाद गुड वेदर टुमारो। स्पेलिंग आप ऊपर लिखी, इसको आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको एजन लगा दिया है। तो विल इट बी गुड वेदर टुमारो। तो ये हो गई आपकी मौसम की बात। अब समय के पर चलते हैं। तो समय, अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि समय कई तरह से बताया जाता है। आप भी बताते होंगे, आप जब छोटे रहे होंगे तो बताते होंगे, या आपके घर में बच्चे छोटे तो बताते होंगे, पापा जी 9 बजने वाले हैं, या भाई टाइम क्या हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? 7 बजने में 20 मिनट कम है। या कोई पूछता भैया कितना हुआ है, तो आप कहते हो 10:10 हुआ है। मैंने 3 तरह से बताया है। 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 10 मिनट कम है, और 10:10 हो गए हैं। तो अनुवाद को हम 3 प्रकार से बनाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल में समझा दूं। एक होता है पूर्णांक, जैसे मैं 10 की ही बात कर लेता हूं। एक पूर्णांक शब्द होता है। अभी आपसे मैं कहूं 10 बजे हैं, मैं आपसे कहूं 10 बजे हैं, मौसम हो गया, समय जानकारी चल रही है, ठीक है, समय जानकारी 10 बजे हैं। 10 बजे आपसे कहा 10 बजे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हम इसको शुरुआत करेंगे। इट है के लिए क्या लिखेंगे? इज। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे 10 तो प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो रहा है। 10 जब हम घंटे की बात करेंगे तो वो एक सिंगुलर नंबर में आता है, तो हम यहाँ पर इट इज यानी इट इज सिंगुलर नंबर का प्रयोग करेंगे। इट इज, इट इज, और उसके बाद 10, TEN 10, OCLOCK, क्लॉक। इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock।
11 बजे हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में एक बार में आ गई है। 11 बजे हैं, इट इज़ 11 ओ क्लॉक। 12 बजे हैं, इट इज़ 12 ओ क्लॉक। 1 बजा है तो इट इज़ 1 ओ क्लॉक। 1 ओ क्लॉक। या इस तरह से आप बोल सकते हो इट इज़ 7 ओ क्लॉक, इट इज़ 5 ओ क्लॉक। यानी जब पूरा समय परफेक्ट बजा होता है तो हमको इस तरह करना होगा। जब समय ऊपर नीचे या इधर उधर होगा तब क्या करेंगे। अब आप यहां पर मेरी इस 10 को समझे, मैं 10 क्यों लिखा था, लिखा 10 बजे हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि 10:10 हुआ है, तो पहले 10 बज चुका है और 10 मिनट हो गया है, तब क्या रखोगे, पहले 10 बजा दो, इट इज 10 ओ क्लॉक। 10 बज गया है और कितने मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं। तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, अगर पूर्णांक के ऊपर की बात है तो हम इसको किससे जोड़ देते हैं, एंड से। किससे जोड़ेंगे, एंड से। इट इज 10 ओ क्लॉक एंड 10 मिनट्स, ये कह सकते हैं। और अगर कहा जाए 10:05 हुआ है तो इट इज 10 ओ क्लॉक एंड 5 मिनट्स। एक बात। और अगर पूर्णांक के नीचे की बात हो, 10 बजने में 10 मिनट कम है, 10 बजने में 10 मिनट कम है, तब क्या करोगे, जब 10 बजने में जितने मिनट कम हो, यानी कितने मिनट बाद 10 बजेगा, 10 बजेगा कितने मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तो पहले 10 बजा दो, इट इज 10 ओ क्लॉक। यानी 10 बजेगा, इट इज 10 ओ क्लॉक। आफ्टर 10 बजने में 10 मिनट कम है, इट इज 10 ओ क्लॉक आफ्टर 10 मिनट। यानी जब 10 बजने वाला होगा तो इट इज 10 ओ क्लॉक आफ्टर 10 मिनट, इट इज 10 ओ क्लॉक आफ्टर 10 मिनट। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसके बाद और एक बात कही जाए, आपसे लोग कहते हैं कि 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं। अब आप यहां देखो एक शब्द आ गया, बजने वाले हैं, बजने वाले हैं। अब 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले, वाले शब्द आ गए यहाँ पर। अब आपको वाले यहाँ पर समझना है कि अगर वाले शब्द आएगा तो वाले का एक मीनिंग होता है, एक होता है ABOUT, अबाउट टू। अबाउट टू, अबाउट टू मीन्स होता है वाला वाली और वाले, वाला वाली और वाले। तो हमसे इसे कहा गया 5 बजने वाले हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अबाउट टू 5 ओ क्लॉक। इस तरह हम बोल सकते हैं, इट इज अबाउट टू 5 ओ क्लॉक। इस तरह हम इसको बोलेंगे कि 5 बजने वाले हैं तो इट इज अबाउट टू 5 ओ क्लॉक। पूर्णांक के ऊपर की बात तो एंड से जोड़ेंगे, नीचे की बात हो तो AFTER आफ्टर से जोड़ेंगे, यानी 10 बज जाएंगे आफ्टर इतने मिनट बाद। और उसके बाद अगर अबाउट टू आएगा, वाला वाली वाले आएंगे तो हमको अबाउट टू से अनुवाद को बनाना है। चलिए मैं इस तरह के 2-4 अनुवाद आपके सामने करके आपको समझा दे रहा हूं और आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। चलिए अनुवाद मैंने ले लिया कि 11 बजकर या 9 बजकर कर लो, 9 बजकर 20 मिनट हुए हैं, 9 बजकर 20 मिनट हुए हैं, 9 बजकर 20 मिनट हुए हैं। तो पहले 9 बज चुका है तो क्या लिखेंगे इसको हम, इट इज 9। आप 9 ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, 9 ओ क्लॉक, OCLOCK, इट इज़ 9 ओ क्लॉक, इट इज़ 9 ओ क्लॉक। और उसके बाद 20 मिनट हुए हैं, एंड से जोड़ देंगे, एंड 20 ऐसे भी लिख सकते हो, TWENT वैसे भी लिख सकते हो। इट इज़ 9 ओ क्लॉक एंड 20 MINUTES, यानी इट इज़ 9 ओ क्लॉक एंड 20 मिनट्स, इट इज़ 9 ओ क्लॉक एंड 20 मिनट्स, 9 बजकर 20 मिनट हुए हैं। अब 9 बजने में 20 मिनट कम है, उल्टा कर लेते हैं। 9 बजने में 20 मिनट 20 मिनट है,
9 बजने में 20 मिनट शेष है या है, आप कुछ भी बोल सकते हो। 9 बजने में 20 मिनट हैं, तो पहले क्या बजेगा? 9 बजेगा। इट इज़ 9 o'clock। क्या बोलेंगे? 9 बजा है। इट इज 9 o'clock, CLOCK। इट इज 9 o'clock। ऐसे 9 बज जाएगा, तो इट विल 9 o'clock भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी सही है और वो भी सही है, यानी विल भी लगा देंगे तब भी सही है, इज लगाएंगे तब भी सही है। इसका क्या मतलब निकलेगा? 9 बज जाएंगे, यानी इट विल 9 o'clock, या 9 बजे है आफ्टर 20। तो इट इज 9 o'clock आफ्टर AFTER, आफ्टर 20 MINUTES, आफ्टर 20 मिनट्स। इट इज़ 9 o'clock आफ्टर 20 मिनट, यानी 9 बज जाएंगे, बजे हैं आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद 9 बज जाएंगे। यहाँ पर आप विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इज भी सही और विल भी सही है। तो आपका क्या हो गया? 9:20 हुए हैं, और 9 बजने में 20 मिनट हैं या शेष हैं कह सकते हो, 9 बजने वाले हैं, ये भी रख लो आप, 9 बजने वाले हैं। तो अब वाले के लिए हमको अबाउट टू का प्रयोग करना होगा। इट इज 9 बजने वाले हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको? इट इज ABOUT, अबाउट टू 9 OCLOCK। इट इज अबाउट टू 9 o'clock, इट इज अबाउट टू 9 o'clock, यानी 9 बजने वाले हैं। 9 को 3 बार 3 तरीके से आपको बताया गया। 9 बजने में 9:20 हुए हैं, 9 बजने में 20 मिनट कम है, 9 बजने वाले हैं और 9 बजे हैं। इस तरह से 9 बजे हैं, इट इज़ 9 o'clock। 9:20 हुआ है, इट इज़ 9 o'clock एंड 20 मिनट्स। 9 बजने में 20 मिनट कम है, इट इज़ 9 o'clock आफ्टर 20 मिनट। 9 बजने वाले हैं, इट इज़ अबाउट टू 9 o'clock। अब इस तरह से आप कोई भी समय लेकर के और उस समय को आप अनुवाद की तरह से बनाइए, उसको समझिए, उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप अपनी कमी को कब पकड़ पाओगे? जब अनुवाद को बनाओगे। मैं आपको बता दूंगा, आपके समझ में पूरा आ जाएगा, लेकिन जब आप अनुवाद को करने बैठोगे मामला तब फंसेगा। और जब मामला फंसे तो एक बार पुनः आप वीडियो को दोबारा चलाइए, दोबारा देखिए, समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप हमको तुरंत कमेंट करिए या मैसेज करिए, या डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का फ़ोन नंबर दिया, आप उस पर हमको बताइए। मैं तुरंत ऑन स्पॉट आपकी हर समस्या का हल करने के लिए तैयार हूँ। महीना, अब देखिए महीना दिया हुआ है, बिल्कुल सरल सा है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। जनवरी का महीना है, सॉरी आज गलती हो रही, जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है। तो शुरू किससे करेंगे? इट, उसके बाद इज, उसके बाद मंथ, MONTH, इट इज मंथ। उसके बाद आप, इट इज मंथ ऑफ जनवरी, JANUARY, इट इज मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का महीना नहीं है, इट इज नॉट मंथ ऑफ जनवरी। क्या जनवरी का महीना है? इज इट मंथ ऑफ जनवरी। हो गया। 3 प्रकार से आपको मैंने पॉजिटिव बताया, निगेटिव बताया और इंट्रागेटिव बताया। और यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा आपका भी काम है कि मैं सारा आपको जब मैं ही बता दूंगा तो आपको भी कुछ काम करना चाहिए। मैं आपको संकेत दे दे रहा हूँ, आप करना आपका कार्य है। इट इज मंथ ऑफ जनवरी, इट इज नॉट मंथ ऑफ जनवरी, इज इट मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का महीना है, मार्च का महीना था, मार्च का महीना था, मार्च का महीना था। तो मार्च का महीना था, इसको हम शुरू किससे करेंगे? इट। अब था है तो क्या लगाएंगे? वाज, इट वाज। उसके बाद मंथ, MONTH, इट वाज मंथ ऑफ
मंथ ऑफ मार्च, MARCH। इट वॉज मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना नहीं था, इट वॉज नॉट मंथ ऑफ मार्च। क्या मार्च का महीना था, वाज इट मंथ ऑफ मार्च। हो गया। अब आप जून कर लीजिए, जून कर लीजिए, जून का महीना होगा, जून का महीना होगा, जून का महीना होगा। इट विल बी, इट विल बी, MONTH, इट विल बी मंथ ऑफ जून, JUNE। इट विल बी मंथ ऑफ जून, इट विल बी मंथ ऑफ जून। जून का महीना नहीं होगा, इट विल नॉट बी मंथ ऑफ जून। क्या जून का महीना होगा, अब आपको यही समझना, क्या जून का महीना होगा, बोला मैं साथ में, विल इट बी मंथ ऑफ जून। आपका कार्य पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव। 3 अनुवाद इसके हैं, 3 अनुवाद इसके हैं, 3 अनुवाद इसके हैं। इस तरह से आप हर टॉपिक पे 3-3 अनुवाद बना सकते हैं। यह आपका हो गया महीना। वर्ष देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात इसमें और आएगी, इसमें डेट आ जाती है। चलिए, मैं डेट वैसे मैंने लिखा नहीं है, दिनांक भी आ जाएगी कि आज 5 तारीख है, दिनांक। ये भी आपको बताना वैसे आना चाहिए। स्कूलों में आपसे पूछा जाता होगा, या आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं अपने, कि आज 5 तारीख है, ऐसे कह लो आप, आज 5 तारीख है। वैसे तारीख नहीं कहते हैं, सिर्फ महीना जोड़ लीजिए। आज 5 तारीख है, इट इज, इसकी जगह पे आपको रखना है आज 5। जैसे आज ये क्या चल रहा है, मान चलिए ये जनवरी का महीना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आज 5 जनवरी है, इस तरह लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखना ही चाहिए, आज 5 जनवरी है, यह जनवरी का 5वां दिन है। यानी कहने में तो हम कहते हैं आज 5 तारीख है, लेकिन कहने का शुद्ध तरीका आज 5 जनवरी है, 5 जनवरी है। इट इज़ 5 जनवरी, इट इज़ 5 जनवरी टुडे, इट इज़ 5 JANUARY, जनवरी, TODAY। इट इज़ 5 जनवरी टुडे ऐसे कह सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो, इट इज़ 5th डे ऑफ जनवरी 2020, ऐसे भी बोल सकते हो। कई तरीके हैं। यानी यह जनवरी 2022 का 5वां दिन है। ये जनवरी 2022 जनवरी का 5वां दिन, इस तरह बोल सकते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज़, पूरा डिटेल में आप, इट इज 5th, FIFTH हो गया, FIFTH, 5th है ना, इट इज़ 5th डे, इट इज़ 5th डे, FIFTH। अब इसमें 5th होता यही होता है कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैं कहीं से कन्फ्यूजन हमको आ रही है। इट इज़ 5th डे ऑफ, JANUARY, इट इज़ 5th डे ऑफ जनवरी 2022। पूरी बात हो गई। अगर आप बच्चों को सिखाएं तो ऐसे सिखाएं, इट इज़ मंडे टुडे, यानी आज सोमवार है, और आज जनवरी की 5 तारीख सामने बता दीजिए, इट इज़ 5th डे ऑफ जनवरी 2022, यानी आज 5 जनवरी है और सन 2022 है। आज 5 जनवरी सन 2022 है, या 8 मार्च सन 2022 है। आज 8 मार्च सन 2022 है, या 8 मार्च सन 2022 था भी कह सकते हो, तो आज लगा देंगे हम वहाँ पर। आज 8 मार्च सन 2022 है, तो आज शुरू किससे करेंगे, इट इज 8th डे, क्या लिखेंगे, 8th डे। आप इसको ऐसा कर लीजिए, जो 5th लिखा हुआ है
इसको आप ऐसे कर लीजिए, फिफ्थ ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 5 और TH ऐसे लिख सकते हैं इसे। इट इज़ फिफ्थ डे, ये भी पढ़ सकते हैं, वैसे ही वही है। इट इज़ एट्थ डे, एट्थ डे ऑफ मार्च, ऑफ मार्च। इट इज़ एट्थ डे ऑफ मार्च 2022, 2022। इट इज़ एट्थ डे यानी 8वां दिन है ऑफ मार्च, मार्च महीने की, और सन 2022 यानी सन 2022 मार्च का 8वां, आज 8 मार्च सन 2022 है। इट इज़ 8th मार्च, इट इज़ 8th डे ऑफ मार्च 2022। इस तरह से घुमा के बातें होती तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, पर एक बार अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी दिनांक अगर बताना हो तो। चलिए वर्ष पे आपको बता देते हैं, वर्ष का टॉपिक। अब कहा जाए आपसे कि ये है 2022 है, या यह 2021 है, या 2020 था, यह 2022 है, या 2022 था, ऐसे कह सकते हो। 2022 था या 2022 है, या 2022 है तो शुरू किससे करेंगे? इट इज 2022, 2022, इट इज 2022, यह 2022 है। इट इज सेंचुरी आप भी लिख सकते हो, इट इज सेंचुरी ऑफ 2022 ऐसे भी लिख सकते हो। इट इज CENTURY सेंचुरी ऑफ 2022, इट इज सेंचुरी ऑफ 2022। यह 2022 है, यह सन 2022 है, तो और परफेक्ट हो जाएगा। यह सन 2022 है, इट इज सेंचुरी ऑफ 2022, एकदम मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यह सन 2022 है, इट इज सेंचुरी ऑफ 2022। और सन 2020 था, सन 2020 था, तो क्या लिखेंगे? इट वाज सेंचुरी, CENTURY सेंचुरी ऑफ 2020 सन हो गया। 2022 होगा तो इट विल बी 2022। इस तरह से आप इन अनुवादों को बना सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी आसान थी, समझ में आपकी आया होगा। अब मैं जल्दी से आपको देयर का प्रयोग सिखा लेता हूँ, और देयर आपको केवल 5 मिनट में आप देयर आराम से सीख सकते हैं। एक बार आप देयर पर अपनी नज़र ले जाएं और देयर के बारे में क्या क्या लिखा है आप उसको देखें। जैसे आपका लिखा है कि देयर कहीं किसी के रहने की बात आए, तो अनुवाद का प्रारंभ किससे होता है? देयर से होता है। और उसके बाद यहाँ कभी कभी देयर का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, वाक्य के बीच में होता है। जैसे रहने की बात से आप समझ लीजिए देयर का प्रयोग THERE, देयर, रहने की बात आनी चाहिए, रहने की बात आए। अब रहने की बात से आपको समझना होगा कि एक गांव में 5 आदमी थे, एक गांव में 5 आदमी थे या 5 आदमी हैं, लिख लो आप। एक गांव में 5 आदमी हैं। अब क्योंकि वीडियो का टाइम पूरा है तो मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। एक गांव में 5 आदमी है, तो पहले आपको यह देखना क्या है, और जहां है उस चीज को बाद में रखना है, याद रखना। लखनऊ में एक चिड़ियाघर है, कहाँ है वो बाद में, क्या है वो पहले। क्या है? 5 आदमी है, 5 आदमी है, तो देयर से शुरू करेंगे अनुवाद को। क्या लिखा नीचे कि कहीं किसी के रहने की बात आए तो अनुवाद का प्रारंभ किससे होता है? देयर से होता है। तो हम क्या लिखेंगे? देयर, एक गांव में 5 आदमी थे। अब आदमी 5 थे तो सहायक क्रिया क्या लिखी? देखिए सहायक क्रिया अलग मैंने लिखी नहीं आपको, यहां पर मैं नोट कर देता हूं। इसकी सहायक क्रिया होगी इज, आर, वाज और वर। या आप नोट कर लीजिएगा, सहायक क्रिया इसकी नहीं लिखी थी हेल्पिंग वर्ब। देयर में सहायक क्रिया इज, आर, वाज, वर। विल, शैल या एम इसकी सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं। एक गांव में 5 आदमी थे तो देयर,
और उसके बाद आदमी 5 थे तो सहायक क्रिया का लगाएंगे आर, और उसके बाद 5 FIVE 5 men। देयर आर 5 men एक गांव में। अब आप थोड़ा सा एक बात, जैसे यहां पर मे शब्द आया है तो मे को आप समझ लीजिए, जब किसी शहर की बात आएगी तो मे के लिए हम इन लगाएंगे, जब बंद कमरे की बात आएगी तो मे के लिए हम इन लगाएंगे, लेकिन जब किसी छोटे गांव की बात आएगी तो मे के लिए हम एट लगाएंगे। एट, देयर आर 5 men एट, एक गांव में, एट ए विलेज, एट ए विलेज, VILLAGE। वैसे आप यहाँ अगर इन कर देंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन जब बड़ा शहर तो हमको इन लगाना होगा, लेकिन जब छोटा कस्बा छोटे गांव की बात आएगी तो हमको एट लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप यहाँ इन भी लगा सकते हैं तो आपका सही माना जाएगा। तो देयर आर 5 men इन या एट ए विलेज, एक गांव में 5 आदमी थे। देयर आर 5 men इन ए विलेज या एट ए विलेज, दोनों सही आपका। अच्छा, एक छत पर या पेड़ पर आप लिख दीजिए, पेड़ पर 5 पक्षी थे। पेड़ पर 5 पक्षी थे, या एक पेड़ पर 5 पक्षी थे। तो पेड़ पर 5 पक्षी थे तो क्या लिखेंगे हम, पेड़ पर 5 पक्षी थे तो शुरू किससे करेंगे, देयर से, देयर। और थे के लिए क्या लिखेंगे, वेयर, यानी वर। देयर वर, या इसको वेयर भी पढ़ सकते हैं, देयर वेयर या वर। और पेड़ पर 5 पक्षी थे तो 5, देयर वर 5 birds, BIRDS। पेड़ पर 5 पक्षी थे, अब कहाँ पर थे, पेड़ पर, यानी जहां पर वो वस्तु होती उसको हमेशा किनारे, ऑन द ट्री। देयर वर 5 birds ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर 5 पक्षी थे। इस तरह से आप इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे घर में 5 दरवाजे हैं, मेरे घर में 5 दरवाजे हैं, तो हम अनुपात क्या बनाएंगे, देयर आर 5, मेरे घर में 5 दरवाजे हैं। क्या है, 5 दरवाजे हैं, तो देयर, और उसके बाद आर, देयर आर 5। यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, 5 2 1 10 कुछ भी रख सकते हैं। देयर आर 5 FIV 5 डोर्स, DOORS। देयर आर 5 डोर्स, कहाँ पर, मेरे घर में, इन माई हाउस, इन माई और HOUSE। देयर आर 5 डोर्स इन माई हाउस। मेरी जेब में 5 रुपए हैं, तो वैसे यहाँ पर आई हैड हो जाएगा, आई हैव हो जाएगा, लेकिन देयर का प्रयोग कर सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती हैं, तो देयर आर ए लॉट ऑफ फिश इन द पॉन्ड, इस तरह आप बोल सकते हैं। और अनुवाद को आप इस तरह से आप आराम से घर में बैठ करके बनाइए। मैंने आपको देयर के बारे में बताया है, समझाया है, इट के बारे में बताया, समझाया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को देखें, समझ में ना आए तो दोबारा आप बैक करके देख लीजिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो हम लोग आपकी समस्या को हल करने के लिए हर क्षण आपके साथ में खड़े हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें, और एक हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए या अपने संतुष्टि के लिए आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों का जो उत्साहवर्धन, या आपको कोई कमी लगी हो वीडियो में या पढ़ाते समय हमने कोई कमी कर दी हो, एक विशेष रिक्वेस्ट, अगर पढ़ाते समय हमसे कोई कमी हो तो आप चाहे अच्छाई वाली मत कमेंट करना, लेकिन जो कमी हो उसकी कमेंट हमको जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी कमेंट आ जाएगी तो हम अपनी अगली वीडियो में अपनी कमी को सुधारने का हमको मौका मिल जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद, और ऐसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते रहें। आगे आने वाली क्लासों में मैं आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के पढ़ाता रहूँगा। आप सभी ने क्लास को ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।